हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 2.0 में। तो जैसे कि हम सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जो है हमने पहली क्लास में कुछ शब्दों को देखा था। आज दूसरी क्लास है इस सीरीज की, ठीक। तो जिसमें पहला वर्ड है वन हु नोज एवरीथिंग। पहला सेंटेंस जो है वो है वन हु नोज एवरीथिंग। वह जो सब कुछ जानता है, वह जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट या ओमनीवोरस, ठीक। तो ओमनी, जो यहाँ पर ओमनी शब्द आया हुआ है, देखिए तो सब में आया हुआ है, ओमनी ओमनी ओमनी, ठीक। ओमनी का मतलब होता है आल। क्या होता है? इसका मतलब होता है आल, ठीक। तो ओमनी का मतलब हो गया आल, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट मतलब उपस्थित है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। और यहाँ पर है ओमनी प्रेजेंट, मतलब जो हर जगह क्या है, उपस्थित है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर ओमनी पोटेंट, ओमनी का मतलब हो गया आल, सब सभी। और पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, वह व्यक्ति या वह पर्सन जो एकदम पूर्ण शक्तिशाली हो। तो ये भी नहीं हो सकता। ओमनी, ओमनी का मतलब हो गया आल। साइंट, साइंट का मतलब हो गया यहाँ पर, ये जो शब्द है इसका मतलब हो गया नो से, जानना से। यहाँ पर इसका मतलब हो गया आल, मतलब वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे? ओमनीसाइंट। मतलब सही ऑप्शन जो है वो यही है। और इसमें ओमनी का मतलब हो गया आल, वोरस का मतलब होता है खाना, ईट। वह व्यक्ति जो सब कुछ खाता है, जो सब कुछ खाता है उसे क्या कहते हैं? ओमनीवोरस, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ओमनी प्रेजेंट आया था तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वह जो हर जगह उपस्थित है, वो कौन है? वो ईश्वर है, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं, सर्वव्यापी। मतलब वह जो हर जगह उपस्थित है। ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल, वन हु इज ऑल पावरफुल, ठीक। मतलब वह जो है पूरी तरीके से जो है वो पावरफुल है, मतलब जिसे हम कहेंगे सर्वशक्तिमान। वो कौन है? वो ईश्वर है। वन हु इज ऑल पावरफुल या वन वन हु इज ऑल माइटी, उसे क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। इसका हमने देख ही लिया, वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है अर्थात ईश्वर, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। और ये ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब हो गया आल, ईट का मतलब खाना। वह जो सब कुछ खाता है, सब कुछ खाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कि वो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, वो दोनों चीज़ें खाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सर्वाहारी, ठीक। अच्छा, इस वोरस से जुड़ा हुआ दो शब्द और आता है, उसको देख लीजिए आप लोग। क्या है वो दो शब्द? ये तो जो सब कुछ खाते हैं उनके लिए ओमनीवोरस होता है, सर्वाहारी। और जो केवल मीट खाता है उसके लिए क्या आता है? उसके लिए आता है कार्निवोरस, कार्निवोरस। क्या आता है? कार्निवोरस। इसमें कार्नि का मतलब होता है मीट, और वोरस का मतलब तो हमने बताया ही है, ईट। मतलब जो केवल मीट को खाता है उसे कहते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी कह सकते हैं। और जो केवल जैसे पेड़ पौधों को खाता है, पेड़ पौधों सब्जियों को खाता है, उसे कहते हैं हर्बीवोरस। क्या कहते हैं? हर्बीवोरस,
हर्बी का मतलब यहाँ पर है प्लांट से, जो प्लांट से प्राप्त चीज़ों को खाता है उसे कहते हैं हर्बीवोरस। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन सा ऑप्शन सही था इसमें, ये सी वाला ऑप्शन सही है, वन हू नोज एवरीथिंग, उसे कहते हैं ओमनीसाइड। ओमनी जो है एक रूट वर्ड है, ठीक, ओमनी रूट वर्ड है, देखिए, जिसका मतलब होता है आल। ओमनी आपको कहीं भी दिख गया तो उसका जो सेंस होगा हर समय वो यही होगा कि आल। अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन। अ प्लेस वेयर एक जगह जहाँ पर डेड बॉडीज क्या है और केप्ट रखी जाती हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मॉर्ग, मॉर्चुरी, ओबिचुरी एंड कॉटेज। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है मॉर्ग। क्या है? मॉर्ग। इसमें क्या होता है कि वैसे तो इसको हम शवगृह कह सकते हैं जहाँ पर लाशों को रखा जाता है, लेकिन किस लिए रखा जाता है? वो आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, पहचान के लिए रखा जाता है। इसे इस तरीके से समझते, मान लीजिए कि कोई हादसा हो जाता है, ठीक, तो हादसे में जो है बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो सरकार क्या करती है, तो जो मृतक लोग हैं उन्हें जो है यहाँ पर मॉर्ग में लाकर रख देती है, मॉर्ग में लाके रख देगी। तो फिर बाद में जो है मृतक के जो घर वाले हैं वो बाद में आते हैं और जो है सबको जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो है मेरे घर से हैं, ठीक, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसी आइडेंटिफाई वाली जगह को हम क्या कहते हैं? मॉर्ग कहते हैं, ठीक। और एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं रखा जाता, वो पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, ठीक। तो वो जो पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्चुरी कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान के लिए, तो मॉर्ग, और फिर अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो वो होता है मॉर्चुरी। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर kept for postmortem, ठीक, जो पोस्टमार्टम के लिए जहाँ रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्चुरी। हिंदी में दोनों को हम कह देते हैं शवगृह। इसका क्या मतलब है ओबिचुरी का? ठीक, तो आप लोग देखते होंगे कि जब किसी सेलिब्रिटी का देहांत होता है तो देहांत होने के अगले दिन जो है पेपर में एक लेख छपता है, एक पेपर में एक लेख छपेगा, उसमें जो है उस व्यक्ति ने जीवन में क्या हासिल किया है, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, उसके क्या अच्छे काम हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं जो हैं उस पेपर में जो है छपती हैं, तो उसी को हम कहते हैं ऑबिचुरी कहते हैं, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं मृत्यु लेख। क्या कह सकते हैं? मृत्यु लेख, ठीक। तो क्या छपता है? ये एक प्रकार का लेख होता है, एन आर्टिकल एन आर्टिकल an article about somebody's life and achievements, life and achievements after just died, मतलब उसके तुरंत मरने के बाद जो आर्टिकल छपता है, किसमें? अखबार में। अचीवमेंट्स आफ्टर जस्ट डाइड इन न्यूज़पेपर, उसी को हम क्या कहते हैं? मृत्यु लेख। इसमें क्या होता है? उस व्यक्ति की
कुछ उपलब्धियां होती हैं, उसने क्या जीवन में काम किया है, ये सारी चीज़ें जो है ऑबिचुरी में छपती हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं। अगला एक वर्ड बच रहा है इसमें, कॉटेज। कॉटेज का क्या मतलब है? इसका एक मतलब होता है अ फ्यूनरल प्रोसेसन। आप लोग देखे होंगे जब शव को लेकर जाया जाता है तो बहुत सारी जो है भीड़ जो है पीछे जो है पीछे जो है उसको फॉलो करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी उसी को हम कहते हैं हिंदी में शव यात्रा। शव यात्रा कह देते हैं, नहीं तो हम जुलूस भी कहते हैं उसको, लेकिन ये इसे हम शव यात्रा ही कहेंगे। क्या कहेंगे? शव यात्रा, जिसमें पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो रो रहे हुए होते हैं, जो दुखी होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कॉटेज। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस पे चार शब्दों को देखा। मोर का जो वो है वो आइडेंटिफिकेशन से है, जब बॉडीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए जहाँ रखा जाता है वो मॉर्ग कहते हैं, और पोस्टमार्टम के लिए जहाँ रखा जाता है जो ऑब्ituary कहते हैं, और मृत्यु के बाद जो पेपर में कोई लेख छपता है उस व्यक्ति से संबंधित तो उसे हम ऑब्ituary कहते हैं। और कॉटेज बा होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो उसके पीछे से जो भीड़ होती है, जो वो लोग दुखी होते हैं और सबको ले जाया जा रहा होता है, तो उसी को हम कहते हैं कॉटेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शव यात्रा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, मतलब कि जानवर के मृतक शरीर को क्या कहते हैं, मतलब एक मरे हुए जानवर को क्या कहते हैं? अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल क्या कहते हैं? कॉप्स, कार्कस, कैरियन, कैडावर। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है कार्कस। कार्कस इसका मतलब होता है अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। इसके अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। कॉप्स, कॉप्स का क्या मतलब होता है? ये ह्यूमन बॉडी होती है। अ डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, किसी व्यक्ति के जो डेड बॉडी को हम क्या कहते हैं? कॉप्स, जिसको हिंदी में शव कहते हैं। और डेड बॉडी ऑफ एनिमल, एनिमल हिंदी में तो उसको भी शव ही कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में शब्द आता है कार्कस। ये कैरियन, कैरियन क्या है? ये तब ये इस तरीके का है कि मान लीजिए कि कोई पशु है वो मर गया है और वो पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ समय बाद जो है दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है, मतलब वो मांस जो है सड़ने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं कैरियन। द डिकेइंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। टिके का मतलब होता है पतंग होना, वैसे तो यहाँ पतंग होने से मतलब है कि वो जब सड़ने लगता है मांस, फ्लैश मांस जो सड़ने लगता है डेड एनिमल, मरे हुए जानवरों को, तो उसी को हम कहते हैं कैरियन कहते हैं। नहीं, या हिंदी में आप कह सकते हैं सड़ता हुआ मांस टाइप, इस तरीके से उसे कैरियन कहते हैं। अगला एक बहुत ही अच्छा शब्द है कैडवर। क्या है? कैडवर। इसका भी मतलब जो है सेम ही होता है। ये कॉप्स और कैडवर दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका भी मतलब वही होता है, अ डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, उसको भी कहते हैं कैडवर। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन था वो था कार्कस। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं कार्कस। अब नेक्स्ट चलते हैं। द रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर। द रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर, मतलब कि जो विनम्र और अच्छा स्वभाव है उसके जो नियम्स हैं उसको क्या कहते हैं? एक अच्छे और पोलाइट स्वभाव को क्या कहते हैं? एटिकेट, ककेट, नेटिकेट या फिर बैंक्वेट। तो जो अच्छा और पोलाइट बिहेवियर होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार। क्या कहते हैं? शिष्टाचार। और उसको अंग्रेजी में कहते हैं एटिकेट।
क्या कहते हैं, एटिकेट। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर अंग्रेजी में केट शब्द आता है, केट, तो उसे हम लिखते हैं QUE देखिए जहाँ पर केट केट आया हुआ है वहाँ पर हमने लिखा है QUET। आप लोग स्पेलिंग एरर भी इसमें ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आया है केट, लेकिन यहाँ पर QUET है, लेकिन यहाँ पर हम इसको केट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्वेट पढ़ेंगे। जब इसको क्वेट पढ़ेंगे तो ET होगा, जब केट पढ़ेंगे तो ETTE होगा। स्पेलिंग एरर में भी ये पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। तो एटिकेट को क्या कहते हैं, वही पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर, जिसे हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार, आचरण के जो व्यवहार और नियम हैं उसी को हम कहते हैं एटिकेट, शिष्टाचार। और ये क्या है, ककेट। ककेट जो शब्द है वो स्त्री के लिए यूज होता है। इस तरीके की स्त्री जो है, जो एक फ्लर्टी नेचर की है, और उसका इस तरीके का स्वभाव होता है कि वो पुरुषों को जो है अट्रैक्ट करती है, तो उसी को हम कहते हैं ककेट, यानी इसका मतलब होता है फ्लर्ट। ठीक। नेटिकेट जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं, एक नेट है और प्लस क्या है, इटिकेट है। इटिकेट का मतलब तो हमने बताया शिष्टाचार, नेट का मतलब वही नेट, इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट यूज करते वक्त जो हम शिष्टाचार निभाते हैं तो उसी को हम कहते हैं नेटिकेट। मतलब मान लीजिए कि आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं, या किसी ऐप के थ्रू जो है किसी से जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी जो है शिष्टाचार दिखाइए, अभद्रता मत दिखाइए। वहाँ पर जो शिष्टाचार दिखाई जाती है उसी को हम कहते हैं नेटिकेट। ठीक, क्या कहते हैं, नेटिकेट। और अगला वर्ड है बैंक्वेट। बैंक्वेट का मतलब होता है दावत, हिंदी में कहते हैं दावत। लार्ज इम्प्रेसिव मील। दावत क्या होता है, दावत वही होता है ना जहाँ पर एक भव्य भोजन का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे लोग जहाँ पर आते हैं, उसी को कहते हैं बैंक्वेट, दावत। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन था वो क्या था, वो था एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, और स्पेलिंग ETIQUETTE। केट में क्या होगा, QUETTE। इसमें भी जैसे नेटिकेट, ककेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द फियर ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों से डर। जिसे कुत्ते से डर लगता है उसे क्या कहते हैं। वैसे आपको हम लोगों को पता ही होगा, जहाँ पर फोबिया शब्द आ जाता है उसका मतलब ही होता है डर। फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। ये जो फियर की बात हो रही है, तो कुत्ते से डर, उसके लिए कौन क्या शब्द आता है। 4 ऑप्शन हैं, जैसे पहला है हर्पिटोफोबिया, पायरोफोबिया, निक्टोफोबिया एंड साइनोफोबिया। आप लोग गेस करिए इसमें कौन सा सही हो सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है साइनोफोबिया। क्या है, साइनोफोबिया। साइनो का मतलब होता है डॉग। क्या होता है, डॉग। फोबिया का मतलब फियर होता ही है, यानी कुत्ते से जिसको डर लगता है उस प्रक्रिया को कहते हैं साइनोफोबिया, की इसको जो है साइनोफोबिया है। और इसमें हर्पिटोफोबिया, हर्पिटो का मतलब होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जो ज़मीन पर ऐसे रेंग घूम कर चलते हैं उसी को हम कहते हैं हर्पिटो, यानी द फियर ऑफ रेप्टाइल्स, यानी जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं उनसे जो डर होता है उसे हर्पिटोफोबिया कहते हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है रेंगने वालों में, जैसे लिजर्ड आ गया, छिपकली। छिपकली से अगर डर की बात की जाए, लिजर्ड, तो उसके लिए भी हर्पिटोफोबिया आएगा। स्नैक के लिए भी यही आएगा।
और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रेंगने से संबंधित, क्रोकोडाइल से डर हो गया, उसके लिए भी हर्पीटोफोबिया आएगा। मतलब जितने भी हैं जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल्स वर्ग में जिसको रखा गया है उसके लिए हर्पीटोफोबिया आता है, जहाँ पर हर्पीटो का मतलब है रेप्टाइल्स। पायरोफोबिया, पायरो का मतलब होता है आग। क्या होता है? आग, फायर। इसे आग से डर हो, द फियर ऑफ फायर, इसे आग से डर हो उसे कहते हैं पायरोफोबिया। निक्टोफोबिया, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, पायरो का मतलब होता है फायर, हर्पीटो का रेप्टाइल्स, और निक्टो फियर ऑफ डार्कनेस, जिसे अंधेरे से डर हो या जिसे रात्रि से डर हो। नेक्टो का मतलब होता है नाइट, जिसे रात्रि से डर हो या फिर अंधेरे से डर हो उसे कहते हैं निक्टोफोबिया। ठीक, तो इस तरीके से हमने कई सारे वन वर्ड्स को देखा इस सीरीज में, और ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोग इसे देखते रहिए। इसके पहले वाले वीडियो भी जो हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करते रहिए। धन्यवाद।